नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मेंटल रेजिलियंस या मानसिक लचीलेपन की। हमारा पूरा फोकस एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने पर होगा जो पूरी तरह से प्रमाणित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक टूल्स पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, क्या हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल कर रही हैं या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं? रोजमर्रा के तनाव और आपसी विवादों में अक्सर ऐसा लगता है ना, जैसे कोई कठपुतली ऑटो पायलट पर नाच रही हो, बिना कुछ सोचे समझे बस हालात के हिसाब से रिएक्ट करना। तो इस असहाय स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारा ये 6 कदम का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले पपेट से मास्टर तक का सफर, फिर इमोशनल लेबलिंग का जादू, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपोजर के जरिए डर पर जीत, तुरंत राहत के लिए ब्रेथ वर्क और आखिर में एक रणनीतिक मानसिकता। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पपेट से मास्टर तक। एक मोहरे की तरह बिना सोचे समझे कदम चलने और एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह पूरे बोर्ड को कंट्रोल करने में बस एक ही चीज का फर्क होता है। यहाँ 2 तरह की सोच का सीधा मुकाबला है। लेवल 1 थिंकिंग मतलब एकदम ऑटो पायलट, अचानक गुस्सा या डर आया और सीधे रिएक्ट कर दिया। लेकिन लेवल 2 थिंकिंग, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना। एक कठपुतली से मास्टरमाइंड बनने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले महज अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है। और ये नंबर 13 बहुत कुछ कहता है। विज्ञान के अनुसार गुस्से के एक तेज झटके के दौरान अमिगडाला हाईजैक होने में, यानी दिमाग के तर्क करने वाले हिस्से का काम करना बंद करने में सिर्फ 13 सेकंड लगते हैं। महज 13 सेकंड। यही वजह है कि रिएक्ट करने से पहले कुछ पलों के लिए रुकना या उस पॉज को मास्टर करना लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इमोशनल लेबलिंग की ताकत। ये मनोवैज्ञानिक टूल जितना सरल है उतना ही ज्यादा असरदार भी है। अब ये काम कैसे करता है, इसका विज्ञान सच में बहुत ही शानदार है। जैसे ही हम अपनी किसी भावना को ठीक उसी समय एक नाम दे देते हैं, तो हमारे दिमाग की एक्टिविटी तुरंत उस जज्बाती हिस्से यानी लिम्बिक सिस्टम से शिफ्ट होकर सीधे तर्कसंगत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पैनिक सेंटर से स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के ये 4 आसान कदम हैं। सबसे पहले अपनी जागरूकता बढ़ाना, भावनाओं को स्वीकार करना, उसके असली कारण को समझना और फिर एक रचनात्मक कदम उठाना। मान लीजिए सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की सफलता देखकर जलन महसूस हो रही है। उसे मन में दबाने के बजाय उसे पहचानिए। जब हम समझ जाते हैं कि ये एक बहुत ही सामान्य भावना है, तो हम बड़ी आसानी से उस उदासी को अपने लिए एक शानदार मोटिवेशन में बदल सकते हैं। हमारा तीसरा कदम है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और रीफ्रेमिंग, यानी अपने दिमाग के अंदर चलने वाली उन पुरानी कहानियों को पूरी तरह से फिर से लिखना जो हमारी हर प्रतिक्रिया तय करती हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। हमारा दिमाग कई बार जमीनी हकीकत को छोड़कर सिर्फ डर के आधार पर चीजों को बहुत बड़ा बना देता है। लोग अक्सर अपने अंदर आने वाले इन डरावने विचारों को पूरा सच मान लेते हैं। जैसे किसी आने वाली प्रेजेंटेशन से पहले ही ये सोच लेना कि मैं तो पूरी तरह से फेल होने वाला हूँ। इस डर की साइकिल को तोड़ने का भी एक तरीका है। उसी प्रेजेंटेशन वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। पहले उस नकारात्मक विचार को पकड़िए जो कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। फिर खुद से पूछिए, क्या ये कोई फैक्ट है या सिर्फ एक धारणा? क्या अतीत में कभी सच में पूरी तरह से फेल हुए हैं? अक्सर जवाब मिलेगा नहीं। इसके बाद नैरेटिव को रीफ्रेम कीजिए। उस घबराहट को एक चेतावनी नहीं, बल्कि अपनी अच्छी तैयारी की एक निशानी मानिए और बस इसी नई सोच की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं चौथे चरण पर, एक्सपोजर के जरिए डर पर काबू पाना। हमारे ब्लूप्रिंट का ये व्यवहारिक हिस्सा सिखाता है कि गहरे बैठे डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। यहाँ डिसेंसिटाइजेशन का विज्ञान बहुत साफ है। हम जिस चीज से जितना भागते हैं वो डर उतना ही मजबूत होता है। लेकिन जब हम एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदलने लगती है। दिमाग गहराई से ये समझ जाता है कि जिसे वो एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा था उसे तो बड़ी आसानी से संभाला जा सकता है। ये एक्सपोजर थेरेपी एक पदानुक्रम या यूं कहें कि कदम दर कदम काम करती है।
कुत्तों के डर का ही उदाहरण लेते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से समझाता है। पहले हफ्ते में महज एक कुत्ते की तस्वीर देखना, दूसरे हफ्ते में थोड़ा और हिम्मत जुटाकर कुत्ते को दूर से देखना, और फिर तीसरे हफ्ते तक उसे सुरक्षित रूप से सहलाने तक की स्थिति में आ जाना। ये एक धीमी लेकिन बेहद सुरक्षित और अचूक प्रोग्रेस है। बात करते हैं हमारे 5वें खंड की, तुरंत रेगुलेशन के लिए ब्रेथ वर्क। जब दिमागी प्रक्रियाएं तनाव से इतनी ज्यादा भर जाएं कि वो ठीक से काम ही ना कर पाएं, तब नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें इन शारीरिक टूल्स की जरूरत होती है। कहा जाता है ना कि सांसें हमारे दिमाग तक जाने वाला एक पुल है। शरीर की फिजियोलॉजी बदलते ही मनोविज्ञान अपने आप बदल जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के टॉप एथलीट्स भारी दबाव के बीच खुद को शांत रखने के लिए ठीक इसी तरीके का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 2 बहुत ही बेहतरीन ब्रेथवर्क तकनीकों की तुलना की गई है। पहली है 4-7-8 विधि। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड होल्ड करना और 8 सेकंड में बाहर छोड़ना। एंग्जाइटी कम करने के लिए ये एकदम जादुई है। और दूसरी है हमिंग बी या भ्रामरी, जिसमें एक भौरे की तरह गुनगुनाते हुए सांस छोड़नी होती है। अगर दिमाग एकदम थक चुका है और खाली महसूस कर रहा है तो ये तरीका एक पावरफुल रीसेट बटन का काम करता है। और इसके पीछे का न्यूरोसाइंस तो लिटरली हैरान करने वाला है। हमिंग बी तकनीक सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करती, ये असल में शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है और दिमाग में गामा तरंगों को ट्रिगर करती है। ये वही तरंगे हैं जो रियल टाइम में हमारे फोकस और ब्रेन की कार्यक्षमता को एकदम पीक पर ले जाने का काम करती हैं। और अब हमारा छठा और अंतिम खंड, रणनीतिक मानसिकता। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी बाहरी दुनिया के मैनिपुलेशन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी और मजबूत ढाल है। मैनिपुलेटर्स हमेशा लोगों की भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका एक बहुत ही चालाकी भरा पैंतरा है कैलकुलेटेड साइलेंस या सोची समझी चुप्पी। वो जानबूझकर चुप हो जाते हैं ताकि सामने वाला इतना असहज हो जाए कि वो घबराहट में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे और अपनी ही कमज़ोरियां उजागर कर दे। लेकिन एक लचीला दिमाग इस पूरी सोशल चेस बोर्ड को हमेशा बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है। एक मास्टरमाइंड दूसरों के इरादों को भांपने के लिए थ्योरी ऑफ माइंड का इस्तेमाल करता है। वो बिना सोचे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उकसावे के पीछे के असली इरादे पर सवाल उठाता है। चाहे वो किसी की झूठी मुस्कान हो या बात करते हुए हावी होने वाली हंसी, एक मास्टरमाइंड इन बारीक चालों को तुरंत डिकोड कर लेता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं, जिंदगी की इस शतरंज के बोर्ड पर अब से वास्तव में डोर किसके हाथ में होगी? एक प्रतिक्रियाशील मोहरा बनने से लेकर एक लचीले दिमाग का रणनीतिक मास्टरमाइंड बनने तक का ये सफर अब पूरी तरह से हमारे सामने है। और इस जानकारी को गहराई से समझने के बाद मुझे यकीन है कि वो कंट्रोल अब यकीनन सही हाथों में होगा।